हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरजी लाइफ साइंस टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हिंदी में से कोशिका कला तथा जीवद्रव्य कला कहते हैं। क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्लाज्मा लेमा किसे कहते हैं, या कोशिका कला किसे कहते हैं, या जीवद्रव्य कला किसे कहते हैं। इन इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। और ये होता क्या है, तो ये आपका सेल है। सपोज ये आपका सेल है, ठीक है। सेल का जो बाहर का आवरण है, जो बाहर का आवरण है, उसे ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यह जो मेम्ब्रेन होती है यह पतली होती है, ठीक है। यह थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, यह आउटर लेयर होती है। और प्लांट सेल के अंतर्गत सेल वॉल भी पाया जाता है। इसके बाहर एक सेल वॉल भी पाया जाता है। यह प्लांट सेल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा, इसकी जो लेयर होती है, सॉरी, इसकी ये जो मेम्ब्रेन होता है वो 3 लेयरों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक प्रोटीन भाग लेता है और एक लिपिड्स भाग लेता है, ठीक है। यह लेयरें प्रोटीन तथा लिपिड्स की बनी होती हैं, जिसमें से पहला जो लेयर होता है, फर्स्ट जो लेयर होता है, आउटर लेयर, वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। आउटर मिडिल की जो लेयर होती है लिपिड्स की बनी होती है। लोअर जो लेयर होती है, नीचे वाली लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है, वो भी प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वो 3 लेयर से बना होता है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटीन तथा लिपिड्स भाग लेते हैं, ठीक है। इन लेयर को बनाने के लिए प्रोटीन तथा लिपिड्स भाग लेते हैं। जो आउटर और लोअर लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और मिडिल का जो बीच का लेयर होता है, मध्य का लेयर होता है, वो किसका बना होता है, लिपिड्स का बना होता है, ठीक है। लिपिड्स में भी फास्फोलिपिड्स भाग लेते हैं, और प्रोटीन जो होती है वो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ठीक है। डिफिनेशन बताने के लिए कहा जाए, उसकी परिभाषा बताने के लिए कहा जाए कि कोशिका कला किसे कहते हैं, तो कोशिका कला कोशाद्रव के सबसे बाहरी भाग को ही कोशिका कला कहते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि कोशा कला मतलब कि साइटोप्लाज्म, सॉरी, कोशाद्रव के बाहर का आंतरिक झिल्ली ही सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। ये भी कह सकते हो आप, या कोशाद्रव के बाहर का महीन झिल्ली नुमा संरचना क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए 2 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। तो दो मॉडल को पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा मॉडल। तो पहला जो मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, और सेकेंड वाला जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब दोनों मॉडल को देखते हैं हम लोग। का मॉडल है ये वाला, ठीक है। इस मॉडल को सर्वप्रथम जिसने प्रस्तुत किया था मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, इस विचारधारा को सर्वप्रथम जिसने प्रस्तुत किया था, इसके जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है जे डेविड रॉबर्टसन, जिन्होंने 1959 ईस्वी में इस विचारधारा को प्रस्तुत किया, ठीक है। किस विचारधारा को, तो यूनिट मेम्ब्रेन की विचारधारा को सर्वप्रथम जे डेविड रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने 1959 ईस्वी में प्रस्तुत किया, ठीक है। इनके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, ठीक है, इनके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है,
75 एंग्स्ट्रॉन होती है, ठीक है। 3 लेयर से मिलकर बना होता है। 3 लेयर में कौन सा होता है, तो 2 लेयर है प्रोटीन की बनी होती है, और एक जो मिडिल वाला लेयर होता है वो किसका बनाता है, लिपिड्स का बनाता है, फास्फोलिपिड्स का बनाता है। तो जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, तो और जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन होता है, पहला जो आउटर लेयर होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो थिकनेस होता है, टोटल थिकनेस जो होती है वो 75 एंग्स्ट्रॉन की होती है, और जो लिपिड्स की थिकनेस होती है वो टोटल 35 एंग्स्ट्रॉन की होती है, ठीक है। अब 40 एंग्स्ट्रॉन की होती है, तो आपको पता है कि जो आउटर और लोअर वाला लेयर है वो किसका बना है, प्रोटीन का बना होता है। तो उसमें 20 एंग्स्ट्रॉन जो होगा वो ऊपर वाला लेयर पाया जाएगा, ठीक है। या 20 एंग्स्ट्रॉन जो होगा आउटर वाला हो जाएगा, और लोअर वाला कितना हो जाएगा, लोअर वाला हो जाएगा आपका 20 एंग्स्ट्रॉन, ठीक है। और जो बच गया मिडिल वाला, तो मिडिल वाला कितना हो जाएगा, 35 एंग्स्ट्रॉन, ठीक है, जो किसका बना होता है, लिपिड्स का बना होता है, ठीक है। तो यूनिट मेम्ब्रेन का डिफिनेशन इतना ही होगा कि यूनिट मेम्ब्रेन जो होता है, सर्वप्रथम यूनिट मेम्ब्रेन की डिस्कवरी खोज जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 ईस्वी में किया था, ठीक है। और इसकी 3 लेयरें होती हैं, जिसमें 2 लेयरें प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, और एक लेयर मिडिल वाली लेयर, मध्य लेयर लिपिड्स की बनी होती है, जो फास्फोलिपिड्स की होती है, ठीक है। इनकी जो मोटाई होती है, यह कितना एंग्स्ट्रॉन मोटा होता है, 75 एंग्स्ट्रॉन मोटा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सेकेंड मॉडल है, सेकेंड मॉडल, उस मॉडल के अनुसार, जिसका नाम है फ्लूइड मॉजिक मॉडल, इस मॉडल को सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया उसका नाम है एस जे सिंगर ने, तथा दूसरे वैज्ञानिक का नाम है एस जे सिंगर तथा निकोलो सॉन नामक वैज्ञानिक ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1972 ईस्वी में किया था। इस मॉडल के अनुसार भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो भी तीन परतों से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसकी परत जो होती है वो 3 होती है, ठीक है। और दूसरा कि यह भी प्रोटीन तथा लिपिड्स का बना होगा। तीसरा इसकी भी जो थिकनेस होगी 75 एंग्स्ट्रॉन होगी, ठीक है, 75 एंग्स्ट्रॉन होगी। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको दिख रहा होगा। जो आउटर लेयर है ये वाली, ठीक है, ये प्रोटीन की बनी है, वो कितनी होगी, 20 एंग्स्ट्रॉन हो जाएगी। और जो इधर की आउटर लेयर है वो भी कितनी होगी, 20 एंग्स्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन की बनी है, ठीक है। जो बाहर वाली लेयर है वो प्रोटीन की बनी है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। कौन सी लिपिड्स की बनी होती है, तो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। यह फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। उसके बाद आप देखोगे कि जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक, ये जो होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब कि यह जो होता है यह वाटर के साथ क्या करेगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यह वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल होता है, वाटर में मिक्स हो जाता है। हाइड्रोफिलिक जो होता है, हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। इसीलिए यह हाइड्रोफिलिक जो होता है यह वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफोबिक टेल्स होता है, ठीक है, यह वाटर
अब कैसे हेट करने वाला होता है, मतलब वाटर के साथ यह सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, मिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसे चैनल प्रोटीन या इंट्रीगल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि प्रोफिलिक जो होता है, हाइड्रोफिलिक के पास से एक चैन गुजरती है, ठीक है। उस चैन को यह शर्करा के द्वारा यह जो चैन होती है यह ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। अब हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत कैसे सब्सटेंस को आर पार करवाया जाता है, ठीक है। सपोज ये आपका सेल है, ठीक, और ये आपको पता है कि ये जो आउटर लेयर है वो किसकी है, सेल मेम्ब्रेन की है। यह हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक तरह से गेट कीपर का काम करता है, मतलब आउटर लेयर है तो कोई भी इसे क्षति ना पहुंचा सके, मतलब कि हमारे सेल को कोई भी क्षति ना पहुंचा सके, उसके लिए यह क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस आर पार होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही आर पार करवाए जाते हैं। किसकी मदद से, तो यहाँ पे जो इंट्रीगल प्रोटीन होता है, जो चैनल प्रोटीन होता है, इसके माध्यम से सब्सटेंस को क्या करवाया जाता है, सब्सटेंस को क्या करवाया जाता है, अंदर ले जाया जाता है, ठीक है, आर पार करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। अब ये प्रक्रिया जो होती है वो दो तरह से होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले तो आप पेरीमेबिएबल होता है, पेरीमिएबल होता है मतलब परागमय होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका परिभाषा आप निकालोगे तो इसका मतलब ये होता है कि सेल के अंतर्गत कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ निश्चित रूप से ही आर पार कराया जा सकता है, मतलब कि जो सब्सटेंस आवश्यक होगा, ठीक है, वही क्या करवाया जाएगा, आर पार कराया जाएगा, मतलब कि सेल के अंतर्गत लेके जाया जाएगा, ठीक है। इसी का मतलब पेरीमेबल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो पेरीमेबल होता है, परागम्य होता है, ठीक है, जो निश्चित पदार्थ को ही क्या करवा सकता है, आर पार करा सकता है, ठीक है। और जो आर पार की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अंतर क्या होता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो भी सेल्स के अंतर्गत जो भी सब्सटेंस का आर पार करवाया जाएगा चैनल प्रोटीन के द्वारा, उस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का एनर्जी खर्च नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी मतलब कि ऊर्जा की कोई भी खपत नहीं होगी। दूसरा इसमें क्या होता है कि यह जो प्रक्रिया होती है वो डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया जो होती है यह डिफ्यूज़न के द्वारा क्या करवाया जाता है, पूरा करवाया जाता है। तीसरा जो होता है इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो चैनल प्रोटीन से छोटे होते हैं, ठीक है, चैनल प्रोटीन से छोटे होते हैं, चूँकि ये आसानी से चले जाते हैं, इसीलिए डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा उसे आसानी से लेके जाया जाता है। और जब आसानी से इसको आप लेके जाओगे, ठीक है, तो इसमें एनर्जी की कोई खपत होगी ही नहीं, ऊर्जा कोई खर्च होगा ही नहीं। क्योंकि मान लो ये एक होल है, कोई भी होल है और कोई भी सब्सटेंस को इसके अंदर लेके जाना है, तो इतने छोटे सब्सटेंस को लेके जा रहे हो जो होल से भी छोटा हो, ठीक है, तो आप होल से भी छोटे सब्सटेंस को लेके जा रहे हो तो वो तो आसानी से चला ही जाएगा। जब आसानी से चला जाएगा तो इसमें किसी तरह की ऊर्जा का कोई खपत होगा ही नहीं, कोई एनर्जी खर्च होगी ही नहीं। तो यह प्रक्रिया कैसी कहलाएगी, साधारण प्रक्रिया कहेगी। तो ये जो सिंपल डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है साधारण प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या करवाया जाता है, सेल्स के अंतर्गत सब्सटेंस का आर पार करवाया जाता है, ठीक है, जिसमें एनर्जी की खपत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि चैनल प्रोटीन से जो सब्सटेंस को आर पार करवाया जाता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे कण होते हैं, और वो प्रक्रिया किसके द्वारा कंप्लीट होती है, तो डिफ्यूजन के द्वारा कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसमें एनर्जी का कोई भी खपत नहीं होता है, ठीक है। अब जो दूसरी प्रक्रिया है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसमें पहले तो यह जो होता है, जैसे कि यह आपका सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, जो इसमें मॉलिक्यूल्स को आर पार कराया जाता है वो जो सेल से बड़े होते हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल
मैंने अभी बताया कि एक होल है, ठीक है, और होल के अंतर्गत जो किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये होल से अगर छोटा है तो आर पार तो ईजिली हो जाएगा, लेकिन अगर होल के बराबर ही हो, ठीक है, तो होल के जब बराबर होगा तो वो क्या होगा, आसानी से तो अंदर जाएगा नहीं। तो जब आसानी से अंदर नहीं जाएगा तो इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी की खपत होती है, एनर्जी का उपयोग किया जाता है। और दूसरे इसमें जो प्रक्रिया होती है ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा कंप्लीट होती है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा होती है, ठीक है। यह जो प्रक्रिया संपन्न होती है यह ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लार्ज होंगे, बड़े होंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स लार्ज होंगे तो एनर्जी खपत होगी ही होगी। और यह प्रक्रिया जो कंप्लीट होती है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें जब चैनल प्रोटीन के माध्यम से, जो चैनल प्रोटीन होता है इसके माध्यम से जब सब्सटेंस को सेल के माध्यम से, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से जब क्या करवाया जाता है, मॉलिक्यूल्स को आर पार कराया जाता है, तो इस प्रक्रिया को किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एनर्जी की खपत होती है। तो इस तरह से आपका सेल के अंतर्गत सब्सटेंस को क्या करवाया जाता है, आर पार करवाया जाता है। होप आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन, कार्य। तो सेल मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है, पहले तो यह पेरिमेबल होता है, और अगर पेरिमेबल है तो इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के लिए यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो उपयोगी सब्सटेंस को ही आर पार करवाएगा, तो इसलिए ये पेरिमेबल होता है, तो यह आवश्यक है, ठीक है। तो इसका कार्य एक हो गया। दूसरा, रीजनरेशन की इसके पास क्षमता होती है, रीजनरेशन की इसके पास क्या होती है, क्षमता होती है। तीसरा, यह प्रोटेक्शन का काम करता है, यह सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है कि ताकि यह किसी भी जो भी इनेमिस हो, बाहर से जो भी आने वाले क्षति पहुंचाने वाले कोई भी हो, उससे ये क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है, प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत ये क्या करते हैं, भोजन ढूंढने में मदद करते हैं, भोजन को ढूंढने में मदद करते हैं। अगर आपसे सेल मेम्ब्रेन का कार्य पूछे तो सेल मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है, पहला, यह पेरिमेबल होता है, मतलब कि इसके पास क्षमता होती है कि यह सब्सटेंस को पहचान सके कि कौन सा लाभदायक और कौन सा लाभदायक नहीं है। उन्हीं निश्चित पदार्थ को ही वो क्या करता है, सेल के अंतर्गत आर पार कराता है, ठीक है। दूसरा, रीजनरेशन की इसके पास क्षमता होती है। रीजनरेशन मीन्स मतलब कि सेल्स का पुनर्निर्माण करने में यह सहायता करता है। तीसरा, प्रोटेक्शन का कार्य करता है, मतलब कि यह बाहर से किसी भी पदार्थ से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब कि कोई भी क्षति ना पहुंचा सके, सेल को किसी भी प्रकार का क्षति ना पहुंच सके, इसकी यह क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है, सेल की रक्षा करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंतर्गत यह भोजन ढूंढने में भी इनकी सहायता करता है। पांचवा, इनका कार्य जो होता है वो सेल शेप की आकृति प्रदान करने में यह क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है, सेल की आकृति प्रदान करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।